नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, डिसलिपिडीमिया। मतलब जो लाइपोप्रोटीन जो रहता है हमारे पास, लिपिड प्रोफाइल करके पेशेंट लोग आते हैं कि हमारा जो ये बैड कोलेस्ट्रॉल है ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो इस पे ट्रीटमेंट करिए। एलडीएल बढ़ा हुआ है या कोलेस्ट्रॉल का वैल्यू बढ़ा हुआ है तो इस पे ट्रीटमेंट करिए। बहुत सारे वैद्य लोगों को मालूम ही नहीं होता है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। आप लोग अपना अपना अनुभव जरूर बताइएगा कि बैड कोलेस्ट्रॉल अगर हुआ, एलडीएल बढ़ा हुआ है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो उसको किस तरह से देखना चाहिए, किस तरह से समझना चाहिए। और हम आयुर्वेद के चिकित्सक है ना, तो हम कोई भी चीज में कम नहीं पड़ने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई दूसरा एमबीबीएस डॉक्टर है वो मजाक उड़ाए या पेशेंट मजाक उड़ाए कि इनको तो ये चीज मालूम ही नहीं है कि लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ है, उसमें वैल्यूज बढ़े हुए हैं, तो किस तरह से चिकित्सा करें। चलिए हम इस पे आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मैं सभी को प्रणाम करता हूं। और आप लोग
आप लोग भी अपना अपना एक्सपीरियंस और अपना अनुभव जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि केवल डॉक्टर अरविंद पाठक के लिए जरूरी है, ये आप लोग के लिए भी जरूरी है ये टॉपिक। ठीक है, तो अभी हम डिसलिपिडीमिया इस पे बात करेंगे और इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सभी के सभी भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, सभी को बोलना है और मैं सभी को अनम्यूट करने का ऑप्शन भी दे देता हूँ। ठीक है, तो जो डिसलिपिडीमिया करके जो पेशेंट आते हैं उसका मतलब क्या होता है वो पहले हम देखते हैं। इसमें क्या होता है कि लाइपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म जो है, जिसमें लाइपोप्रोटीन का ओवर प्रोडक्शन होता है या डेफिशिएंसी होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब टोटल कोलेस्ट्रॉल जो रहता है, एलडीएल, जो इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, या ट्राइग्लिसराइड कॉन्सेंट्रेशन जो रहता है वह बढ़ जाता है ना, जितना चाहिए प्रमाण उससे बढ़ा हुआ रिपोर्ट्स में आता है। और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको हम एचडीएल बोलते हैं, जो हमारे संधियों में रहता है, जॉइंट्स में रहता है, श्लेष्मक कफ के रूप में या अपने हार्ट में रहता है, जो फंक्शनिंग में जरूरी होता है, किडनी में होता है एचडीएल, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन जो रहता है एचडीएल का वो डिक्रीज हो जाता है। ब्लड में भी एचडीएल होता है वो कम हो जाता है। और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल वो बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है, या ट्राइग्लिसराइड ज्यादा हो जाता है। तो डिसलिपिडीमिया इसको बोलते हैं हम लोग। तो ये ना बहुत सारी बीमारियों में कंसिडर किया जाता है। जिनको डायबिटीज रहता है तो उनमें क्या रहता है कि डायबिटीज रहता है, हार्ट का प्रॉब्लम रहता है, तो हम एलडीएल, एचडीएल, टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड हर समय चेक करते हैं, है ना। और जिनको जैसे हार्ट में ब्लॉकेजेस हो रहे हैं तो हम उनमें भी चेक करते हैं, ये करना बहुत जरूरी होता है। और फिर हम लोग एक एक शब्द देखें, डिसलिपिडीमिया, है ना। तो डिसलिपिडीमिया मतलब इसमें जो लिपिड, लिपिड मतलब फैट्स, इमिया मतलब ब्लड में, और डिस मतलब डिसऑर्डर लिपिड्स, मतलब डिस मतलब डीवाईएस मतलब डिसऑर्डर लिपिड्स इन द ब्लड, जितना चाहिए वह ज्यादा बढ़ा है, एक चीज बढ़ा है और जो जरूरी वाला आवश्यक है एचडीएल वो कम हो गया है। अगर हम लोग देखें मॉडर्न साइंस के हिसाब से, हैरिसन के बुक में देखें या हमारा पैथोलॉजी के बुक में देखें, तो हमने यही पढ़ा है सेकेंड ईयर में कि जो हमारा लीवर है वो 75% कोलेस्ट्रॉल बनाता है जो ब्लड में सर्कुलेट होता है। तो ये पूरे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल है, एक मतलब अच्छा चीज है, कोलेस्ट्रॉल जो नॉर्मल रहता है वह हमारे सेल फंक्शनिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है। बाकी जो 25% कोलेस्ट्रॉल है वो हम जो खाना खाते हैं उससे वो हमें कोलेस्ट्रॉल उनसे बनता है। 75% लीवर बनाता है, 25% फूड से मिलता है। अब एलडीएल के बारे में देखते हैं। तो जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन रहता है वह फैट और प्रोटीन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लाइपो मतलब फैट्स, प्रोटीन मतलब प्रोटीन। तो लाइपोप्रोटीन जो रहते हैं वो एक तरह के ऐसे लिपिड्स होते हैं जो ब्लड में पूरी तरह से सर्कुलेट होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, वो जरूरी है, लेकिन एक लेवल पर जरूरी है। अगर वो बढ़ रहा है तो डिसलिपिडीमिया हो रहा है। जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन रहते हैं एलडीएल, ये क्या करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो है जो लिवर से सेल तक रहता है जाने का जो सिस्टम है उसमें ये बहुत भूमिका निभाते हैं। लेकिन ये अगर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल अगर ज्यादा बढ़ जाए तो इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ये हमारे हार्ट के कोरोनरी आर्टरीज या छोटे छोटे आर्टरीज में जाके ब्लॉक करते हैं और उससे फिर बहुत सारी बीमारियां होती हैं, स्त्रोतोरोध होता है। एक तरह से ये मतलब जो धात्वग्नि का जो रक्त की अग्नि अगर मंद है तो धात्वग्नि मंद के वजह से आम निर्मित होती है। ये हम आयुर्वेद के हिसाब से मानते हैं। मॉडर्न साइंस इसको बोलता है कि वो ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है एलडीएल का, इसलिए डिसलिपिडीमिया। फिर हम देखते हैं एचडीएल। एचडीएल जो रहता है उसका बहुत ज्यादा महत्व रहता है। तो वो रहता है, वो भी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल रहता है। लाइपोप्रोटीन जो रहता है, अब लाइपो मतलब फैट्स और प्रोटीन मतलब प्रोटीन, तो लाइपोप्रोटीन, तो यह भी ब्लड में ही सर्कुलेट होता है। एचडीएल जो रहता है वह टिश्यू से लिवर तक जाता है। और अगर ये ज्यादा टिश्यू से, जो हमारे शरीर के अलग अलग सेल का कॉम्बिनेशन टिश्यू है, उससे वह लिवर तक जाता है। पहला वाला जो था एलडीएल वो कहाँ था, तो वह लीवर से सेल तक जाता था।
और ये वाला जो है एचडीएल, ये सेल से लीवर तक जा रहा है। तो ये जो सेल से लीवर तक एचडीएल जा रहा है, तो ये बाइल के थ्रू, जो हमारा पित्त है उसके थ्रू निकल जाता है। तो इसलिए इसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ये शरीर को नुकसान नहीं करता है गुड कोलेस्ट्रॉल। ये एचडीएल होता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर ये कम हो गया तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं आर्टरीज को एक स्नेहन की जरूरत होती है, नहीं तो इस आर्टरीज फट जाएंगी, बस्ट हो जाएंगी, है ना। तो ये एक तरह से कोटिंग करता है, प्रोटेक्शन करता है। जॉइंट्स में भी एचडीएल चाहिए, वहां श्लेष्मक कफ होता है, तो ये चाहिए, एचडीएल चाहिए, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। हार्ट भी अगर एचडीएल नहीं रहेगा तो हार्ट भी फट जाएगा कहीं ना कहीं। स्नेह जो चाहिए नॉर्मल, वह एचडीएल के रूप में हमें मिलता है। ये गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। अब ऐसे कंडीशन में जब हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं जिनको डिसलिपिडीमिया हो रहा है, तो इसमें हमें अग्नि को अच्छा करना है, मतलब जाठराग्नि को अच्छा करना है, धात्वग्नि को अच्छा करना है, तब अच्छा फायदा होता है। और जो हमारे शरीर में जो दीपन पाचन अनुलोमन, जितना भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए जो ट्रीटमेंट बताई गई है, उसके जो द्रव्य हैं वह देना पड़ता है। और मोटापा, जो हम लोग शो सॉरी मेदो रोग की जो चिकित्सा करते हैं, जैसे कि हम लोग मोटापा में क्या क्या दवाइयां देते हैं, तो मेद की धात्वग्नि को थोड़ा बैलेंस करते हैं, और मेदोपाचक या नवगुगुल, मेदोहर गुगुल, मांसपाचक, मेदोपाचक ऐसे द्रव्य देते हैं। या फिर हम लोग विरेचन कराते हैं, शोधन कराते हैं। तो उससे मिलता जुलता हमें चिकित्सा करना पड़ता है डिसलिपिडीमिया में। जैसा अवस्था है, जैसा अग्नि है, बल है, प्रकृति है, देश है, काल है, दुष्य है, उस हिसाब से हमें चिकित्सा करना पड़ता है। तो इस पर मैंने अपना कुछ बता दिया, अभी मैं और बताऊंगा। इस पर आप लोग का क्या सोचना है? डॉक्टर अरविंद सर, अखिलेश तिवारी जी, आप लोग क्या समझते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल या गुड कोलेस्ट्रॉल पे? आप लोग का कुछ बताइए अनुभव। जी सर, प्रणाम सर, सभी को मेरा सादर प्रणाम। ये तो हम गर्व के साथ कहना चाहेंगे कि हाइपरलिपिडीमिया के केस में आयुर्वेद बहुत ही कारगर है और बहुत जल्दी मतलब नॉर्मल कर देता है। कई पेशेंट का अनुभव है हमारा कि हाइपरलिपिडीमिया के पेशेंट, जैसा आपने बताया सर, कि जो लिपिड है वो बहुत ही जरूरी है। हमारा सेल का जो आउटर लेयर बनता है बिना कोलेस्ट्रॉल के बन ही नहीं सकता है, लेकिन कोई चीज का अति जब हो जाता है तो वो नुकसानदायक होता है। जिसमें एचडीएल और एलडीएल वीडीएल, ये टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये सब जितने भी लिपिड्स के अंदर आते हैं, तो एचडीएल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक तरह से हमारे जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको एक जगह पे मतलब जमा नहीं होने देता है। इसको यूं समझे नॉर्मल भाषा में, मतलब कि जहां से बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको डंपिंग हटा करके निकालता है। तो ये एचडीएल बहुत जरूरी है। तो एचडीएल तो हमारे लाइफ स्टाइल से डिपेंडेंट है। जितना हम पॉजिटिव रहेंगे, थोड़ा सुबह में मेडिटेशन करते हैं, रात को अच्छी नींद आती है, तो एचडीएल ये सब चीज पे डिपेंड करता है। और खास करके थोड़ा सा हमारा जो लाइफ स्टाइल है, खान पान है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और जहां तक ट्राइग्लिसराइड, टोटल कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल ये सब का बात है, तो इसमें सर हम मेडिसिन बताएं क्या कुछ जो मैं हाँ ट्रीट जरूर करता हूँ? बताइए, बताइए 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 सर। हाँ, तो उसमें हमने आरोग्य वर्धनी बटी का बहुत ही मैजिकली मतलब देखे हैं। आरोग्य वर्धनी बटी देने से हम देखते हैं, चूंकि हम इस पे ये विचार करते हैं ना कि जैसा कोलेस्ट्रॉल लीवर में ही 80% 70% निर्माण हो रहा है, तो लीवर की पैथोलॉजी को हमको सही करना है। दूसरा क्या है कि ये रक्त में है, तो रक्तगत जो आम है उसका सही से पाचन करना है। इसको हम थोड़ी देर के लिए विचार करें कि एक तरह से रक्तगत आम है, तो इस आम को सही करना है, तो इसमें हम खास करके रक्त लीवर पे काम करेंगे, जो कि हमारा ब्लड का मतलब रक्त का मूल स्थान है। अगर वहां पे करेक्शन करते हैं तो नॉर्मल हो जाता है हाइपरलिपिडीमिया का। हम तो पूरा मतलब दावा ठोक के कहते हैं कि आयुर्वेद 45 डेज से लेके 60 डेज में कोई भी पेशेंट आता है हाइपरलिपिडीमिया को, हम बोलते हैं कि मोर देन 60 डेज से ज्यादा नहीं लेना पड़ेगा। उसमें हमारा यही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है सर। कभी कभी रस पाचक, रक्त पाचक भी देते हैं, और लीवर पर काम करते हैं और नॉर्मल हो जाता है। इसमें हम कैसोर गुगुल भी ऐड ऑन करते हैं,
और कभी कभी AKTV जो व्यक्ति ज्यादा स्थूल वगैरह होता है उसको वो भी देते हैं। लेकिन एक चीज और भी देखने को मिलता है, कोई कोई कृष्ण व्यक्ति के भी हाइपरलिपिडीमिया के आता है। तो हम जो है निदान परिवर्जन तो फर्स्ट है ही, थोड़ा सा खान पान का जो है उसको बताएंगे, बाहर का इंटेक जितना कम हो लिपिड उसको थोड़ा सा हमको केयर करना है, खान पान को करेक्शन करेंगे। लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा अगर फिजिकली एक्टिविटीज करने वाला है तो उसको थोड़ा सा हाफ एन आवर 45 मिनट्स उसको कहेंगे कि थोड़ा इंगेज होना है उसमें। और फिर हमारी दवाई है, ये बहुत ही उसमें आपको सर अशोक का, ये सॉरी ये क्या है सर, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। सोचिए अर्जुन। बहुत बढ़िया बताया अखिलेश तिवारी जी। आपने जो लीवर से कनेक्टेड बताया 100% सही बताया जी आपने। 75% कोलेस्ट्रॉल है वो लीवर से बनता है और 25% फूड से बनता है। तो हमें जो भी ट्रीटमेंट करना है वो हाँ सर, अभी लीवर पे। जी सही अभी बताया तक जितने मैंने पेशेंट को ट्रीट किया है सर, जी, 45 डेज में एकदम नॉर्मल कर दिए हैं। बराबर। बहुत बढ़िया, मतलब आयुर्वेद, लोग कहता है ना कि आयुर्वेद में हाइपरलिपिडीमिया का नहीं, लोग 6 6 महीना से कोलेस्ट्रॉल के लिए दवाई खा रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं कि 6 महीना नहीं, 45 से 60 डेज टाइम दीजिए, हम बराबर कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करके दें। सही बहुत बताया बढ़िया का इफेक्टिव है सर हमारा लिए। जी जी। सर। ये टॉपिक पे ना चर्चा नहीं होती है। लोग आयुर्वेद वाले जो है ना वो इस पे अच्छे से नहीं डिस्कशन करते हैं कि इसको क्या करना चाहिए। वो जैसे एलोपैथी के डॉक्टर हैं वो एंटी कोलिस्ट्रेनेज जो दवाइयां दे रहे हैं, वो कैनिन वाले जो मतलब स्टैटिन वाले जो दवाइयां दे रहे हैं वो देने लगते हैं और उस हिसाब से सोचते हैं। हम लोग धात्वग्नि लेवल, यकृत की शुद्धि, ये सब पे हम काम करते हैं और इसलिए हमारा परमानेंट इलाज होता है। हम दिनचर्या अच्छा करते हैं। जैसे कि आपने कहा कि हाँ, रात्रि जागरण कर रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, उससे क्या होता है? उससे अग्निमंद होता है। अगर कोई इंसान संतर्पक कारक आहार खा रहा है, गुरु आहार, मधुर आहार, शीत आहार, स्निग्ध आहार अति प्रमाण में सेवन कर रहा है, तो उसकी अग्नि जठराग्नि मंद हो रही है। मंद हो रही है, पूरी बुझ नहीं रही लेकिन मंद हो रही है। धात्वग्नि मंद हो रही है। वो व्यायाम नहीं कर रहे हैं या फिर दिवा स्वप कर रहे हैं, वो चिंता नहीं कर रहे हैं, सुखपूर्वक जीवन बिता रहे हैं। इन सब की वजह से लीवर जो है कहीं ना कहीं उसका फंक्शनिंग गड़बड़ होता है और रक्तवाह स्रोतस पूरा दूषित होता है और ये सब चीजें होने लगती है। अब आप लोग बताइए। सही बताया आपने। हम सही जा रहे हैं डिस्कशन में। पल्लवी जी आप कुछ बोलिए। डॉक्टर पल्लवी जी आपने हैंड रेज किया है। हाँ सर। हाँ, प्रणाम सभी लोगों को। सर जैसे सर ने बताया वैसे मैं भी लीवर पे ज्यादा काम करती हूँ, और अगर लीवर पे काम किया तो सर बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जी और मैं ज्यादा से ज्यादा आरोग्यवर्धिनी, फलत्रिकादि काढ़ा और त्रिफला काढ़ा वो भी यूज करती हूँ। तो सर 1 महीने में रिजल्ट आ जाता है। और दूसरी बात ये है कि एक डाबर का लिपिस्टैट करके टैबलेट आता है, तो वो भी बहुत अच्छा है। अभी तो उसमें क्या उसमें है मैम? कंटेंट घटक वही द्रव्य मुझे क्या है? याद नहीं आ रहा है, कंटेंट मैंने पढ़ा था लेकिन अभी मैं भूल गई। आप ढूंढ के तो ग्रुप में डालिए हमें वो हाँ, मैं ग्रुप में पक्का डालूंगी, लेकिन उससे भी सर उसके साथ दिया ना कॉम्बिनेशन बना के, तो 1 महीने में ही रिजल्ट आ जाता है सर। जी टोटल नॉर्मल हो जाता है। और थोड़ा सा आपने जैसे बताया कि जाठराग्नि पे काम करना है, धात्वाग्नि पे काम करना है, तो मैं जो ओबेस पेशेंट आते हैं तो जाठराग्नि के लिए वो मैं त्रिकटु पाउडर रहती है ना, तो जी वो भी मैं देती हूँ, तो उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जी और थोड़ा सा लाइफस्टाइल में सर उनको बोलती हूँ कि आप एक्सरसाइज करिएगा, मॉर्निंग वॉक करिएगा, और तला हुआ ज्यादा खाना नहीं है, मैदा वाला प्रोडक्ट ज्यादा खाना नहीं है। जी और वो बाहर जो मेयोनीज वगैरह सॉस जो मिलते हैं, जो अभी ट्रेंड चल रहा है कि बहुत लोग खा रहे हैं, तो वो भी थोड़ा सा अवॉइड करने को बोलती हूँ। जी और फूड में वही कि अगर नॉन वेजिटेरियन है तो उनको बोलती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा रोस्टेड चिकन खाएंगे तो अच्छा होगा, विदाउट ऑयल। जी और तले हुए जो सब्सटेंस रहते हैं, जो पापड़ वगैरह, वो भी बंद करवा देती हूँ। और जी थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करने को बोलती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग वॉक करने से वो थोड़ा सा एनर्जी भी डेवलप हो जाता है, जी और ब्लड भी इंप्रूव हो जाता है। और बाकी तो मेदोपाचक वगैरह भी मैं यूज करती हूँ, लेकिन सर फलत्रिकादी और लिपिस्टैट और आरोग्यवर्धिनी से
बहुत कम हो जाता है, मतलब 1 महीने में ही रिजल्ट मिलता है, और त्रिफला काढ़ा से भी मिलता है। जी, हेलो। बहुत सही बताया, बहुत सही बताया आपने। प्राउड ऑफ हाँ। यू मैम, बहुत सही बताया। हाँ, हाँ। ऐसी थैंक चर्चा यू। होना चाहिए। हाँ, और अरविंद सर आप बताइए सर, आपका सब लोग सुनने के लिए आते हैं। सर आप नमस्कार, क्या सबको बताइए। मेरा नमस्कार। हाँ। सर मेद की दृष्टि, मेद जो है शरीर में दो तरीके का होता है, बद्ध और अबद्ध मेद। हाँ। और अबद्ध मेद जब बढ़ता है तो वो बद्ध मेद की तरफ जाता है। जी। अग्नि दृष्टि, जठराग्नि, लीवर की अग्नि पर, जैसे अखिलेश सर ने बोला, वाली मैम ने बोला, अग्नि दृष्टि ही है तभी तो मेद की वृद्धि हो रही है। बराबर। या खाने में मेद की रिच डाइट, मतलब हम स्निग्ध, शीत, पिच्छिल, मधु आहार ज्यादा ले रहे हैं। जी। तो मेटाबॉलिज्म क्या हो रहा है, स्टार्टिंग जो है ब्रेक डाउन हो रहा है कार्बोहाइड्रेट से, फिर ग्लूकोज में, फिर डिपॉजिट हो रहा है प्रोटीन में या लिपिड में। वो वो लीवर से आगे आगे, वो लीवर अपने अग्नि से, या अग्नि कहें या पाचक अग्नि से कहें, क्योंकि वो धातु अग्नि लेवल तक वो अग्नियां चलती चली जाती हैं। तो डिपोजिशन होना, ये विकृति शो करता है मेद धातु की अग्नि का। मतलब मेद धातु की अग्नि है, इसीलिए अब मुझे मल रूप में मेद का जो है डिपोजिशन शुरू हो जाता है, लार्ज मसल्स में जाता है। गुरु, जैसे बोला गया है, गुरु उदर, गुरु उदर और स्फिक ग्रीवो उदर में, स्फिक ग्रीवा और उदर में वृद्धि होती है। ये डिपोजिशन, ये लार्ज लेवल पे जाता है, या श्रोतसों के लेवल पे जाता है, या नार्व्स पे लेवल पे, या आर्टरीज पे जाता है, जिसमें एथेरोस्क्लेरोसिस या एथेरोमा जो आगे की तरफ संप्राप्ति जाती है। ये स्रोत जो बताया गया है कि अति प्रवृत्ति संगोबा शरणाम ग्रंथोपि, ये जो मेद है, ये सेल्स लेवल पे भी जा रहा है, जिसमें हाइपरलिपिडीमिया, जो सेल्स की सराउंडिंग है उसमें हाइपरलिपिडीमिया हो जाता है। चैनल्स पे जा रहा है, जिसमें एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोमा जाता है। या मसल्स में जो ऑर्गन, अच्छी जो स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं, मतलब ऑर्गन लेवल पे या थाई लेवल पे। और चरक में, भागवत में श्लोक भी है कि स्फिक ग्रीवो उदर लंबनम, स्फिक स्फिक ग्रीवो उदर लंबनम। तो ये कॉज बहुत सारे होते हैं डाइट में, अल्कोहल का इंटेक, लो फिजिकल एक्टिविटी, स्मोकिंग, लाइफ डाइट में लेस फाइबर विद विटामिन सी एंड ई एंड ओमेगा 3 फैसिड भी, ओमेगा 3 फैसिड एसिड भी लो इन डाइट में। और एक बहुत बड़ा है हाइपर होमोसिस्टिन लेवल और हाइपोथायराइडिज्म। इसमें भी, हाइपोथायराइडिज्म में भी एक क्लियर कट आता है, बद्ध बहु बद्ध बात कपश्यति गले प्रदिष्ट संचितो तथा मेधा, वहां पे भी मेधा आया है। और इसके अलावा, मतलब आप ये समझिए कि ये संप्राप्ति जो है वो चैनल्स पे, श्रोतोषों पे और ऑर्गन लेवल पे, मेनली ये लाइफ स्टाइल या लो एक्टिविटी या प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं होना, जो हम लोग प्राणायाम की वजह से जो ऑक्सीजनेशन जो अंदर जाना चाहिए वो ऑक्सीजन नहीं जाता है, या एक्टिविटी नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, वो जो है शरीर की अग्नि को विकृत करती है। और इसके अलावा जो है, चलिए सर और लोग बोलते हैं, मैं बताता हूँ सर। हाँ, और आपने जो प्रमेय का बताया ना, बद्ध अबद्ध मेद 100% है, लेकिन प्रमेय में क्लेद आ जाता है, यहाँ पे क्लेद नहीं है। क्लेद छोड़ के सारी संप्राप्ति वैसे ही हो रही है, धात्वग्नि मंद हो रहा है, क्लेद सर, जठराग्नि मंद हो रहा है। धातुओं के लेवल पे क्लेद तो ज्यादा ही है, क्योंकि जहां पे भी उतना नहीं आ रहा बद्धता है जितना आएगी, प्रमेय में आ रहा है, प्रमेय उतने। में तो सर बहुत पूरा, वो तो सेल्स लेवल पे, इवरी सेल्स लेवल पे हाँ। इसमें भी है, लेकिन वो थिक है, वो हाँ। कंडेंस्ड है। हाँ, और इसमें मेन क्या होता है। मंद गुण का बड़ा हुआ है इसमें सर। बराबर सही बताया आपने। मतलब संप्राप्ति अगर हम पढ़ते हैं ना, तो हमें हर व्याधि समझ आता है कि कहाँ पे दोष दूष्य समूर्छना हो रही है, कहाँ पे स्त्रोतोरोध हो रहा है। ये एक एक लेवल पे, मतलब सूक्ष्म लेवल पे हमें सब समझ आता है। आयुर्वेद इतना अच्छे से बताया गया है हमारे संहिताओं में। यहाँ पे जो डिसलिपिडीमिया होता है,
उसमें मधुर अम्ल, फिर गुरु पदार्थ, स्निग्ध पदार्थ, शीत पदार्थ, ये ज्यादातर पाया जाता है। और इससे क्या होता है कि जो बद्ध अबद्ध मेद है उससे स्त्रोतोरोध तैयार होता है और अन्य धातुओं की पुष्टि अच्छे से नहीं होती है। इसमें वायु का मार्ग अवरोधित होता है और अवरोधित वायु जो रहता है वही स्त्रोतोरोध करके और ये तकलीफ देता है। और इसमें क्या होता है कि अपाचित विकृत मेद की वृद्धि होती है। अब वो सेलुलर लेवल पे हो रही है और वो भी कहाँ, रक्त व स्त्रोतस में ऐसा हो रहा है। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, आप लोग अगर बोलेंगे कि नहीं नहीं हमें मॉडर्न का डायग्नोसिस नहीं करना, हमें रिपोर्ट्स नहीं देखना, ये गलत बात है। आपके पास पेशेंट आएंगे, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करा के आएंगे, और नहीं आएंगे तो आपको कराना है, आपको टेस्ट कराना है और उनको उनके पैरामीटर से आपको रिजल्ट भी देना है। आपको आरोग्यवर्धिनी वटी, फल त्रिकादिक्वाथ, काल में, कुटकी, ऐसे यकृत पे कार्य करके मांसपाचक, मेदोपाचक, फिर हृदयार्णव रस प्रभाकर वटी, ये सब देके आपको करना है उनको, मतलब उनका कोलेस्ट्रॉल ठीक करना ही है। तभी पेशेंट को विश्वास होगा। आज के जमाने के हिसाब से चलना ही पड़ेगा। अगर पहले के जमाने में लोग क्या करते थे, धोती कुर्ता पहनते थे, है ना। आज हम लोग जीन्स पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, पैंट शर्ट पहनते हैं, मतलब हम समय के हिसाब से ढले ना। आज हम लैपटॉप पे काम करते हैं, मोबाइल पे काम करते हैं, तो समय के हिसाब से हमें लिपिड प्रोफाइल को भी देखना है और उनको नॉर्मल करना है ना। और ऋषि मुनि लोगों को तो सब दिव्य दृष्टि थी। आज हमारे पास दिव्य दृष्टि यही है कि जो पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स है उसको ठीक करके हम आगे बढ़े। अभी आप लोग को कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो मैं चिकित्सा बताऊंगा इस पे। इस टॉपिक पे अनुरिता मैम आप कुछ बोलना चाहेंगी डिसलिपिडीमिया पे? आपका कोई एक्सपीरियंस है तो मैम बताइए प्लीज। सर, जितने भी कार्डियोवैस्कुलर डिसीज या श्रोतारोधात्मक संप्राप्ति हमारे इसमें जो भी आम की निर्मित बोली गई है, उस आम की निर्मित, और जिसे सर ने अभी बताया कि कफ की पुष्टि और अपाचित में ये दोनों होती, इट इज द प्रीकर्सर ऑफ ईच एंड एवरी श्रोतारोधात्मक संप्राप्ति। फिर वो डायबिटीज होने दो, या डायबिटिक एथेरोस्क्लेरोसिस, या फिर वो कार्डियक डिसीज होने दीजिए, या इवन जब अपाचित मेद का दुष्टि है तो उसका रेपरकेशन किडनी फेलियर में भी होता है, वहां पे भी आपको। और हम, आपने जो भी बताया सर, ये इतना अच्छा सेक्टर है प्रैक्टिशनर लोगों को जो भी आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया हैज बिकम एन हब फॉर कार्डियक डिसीजेस पोस्ट कोविड। तो इतना ज्यादा ये सारी चीजों को, मतलब आपको 23 और 32 एज वाले पेशेंट जो है वो हाइपरटेंसिव, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन उनका लेवल रहता है। फिर ये अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए काफी सारे स्टैटिन्स और ये सारी चीजें जो देने के बावजूद भी उनका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं होता है। फिर ये सारी चीज के बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है कि जहाँ पे उनका वेसल्स परमेबिलिटी चेंज हो जाता है, एंड देन दे एंटर इनटू कार्डियक डिसफंक्शन। ये पूरी संप्राप्ति को अगर आपको ब्रेक करना है तो आपका सबसे पहला जो आज आपने टॉपिक लिया, इट्स अ वंडरफुल टॉपिक, एंड ओनली आयुर्वेद कैन ट्रीट दिस। इस संप्राप्ति को आप जितना, मतलब वो अपचन से हुआ है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल से हुआ है, या आपके हेतु एक बार पता चल गए, लेकिन उसकी संप्राप्ति अपाचित रस धातु से जो भी हमारा सामता है वो रस धातु रिपरकेट करता है, एंड उसके बाद में कार्डियक डिसीज में होता है। और ये इस करता है, आप जैसे बताती होती है कहाँ पे सांस लेवल पे भी हम चिकित्सा कर सकते हैं। तो ये सारी ट्रीटमेंट अगर हम ग्रंथों तो फॉलो करते हैं, जिसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स, बिकॉज आप हर बार, and thanks to my request that you have listened and you have taken, because it's such an uprising this thing कि छोटे बच्चे भी हाइपरटेंशन में एंटर हो रहे हैं। तो अगर हम ये ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं तो आप व्याधि मुक्ति दे सकते हैं। आप पेशेंट के प्रीकर्सर को, यू कैन कंट्रोल हार्ट डिसीज, you can control hypertension, you can control the kidney induced hypertension। मेरे पास में दोनों केसेस है जिसमें डायबिटीज इंड्यूस कर जिसे बोलते किडनी फेलियर है, मतलब यूरोपैथी है, और दूसरी कंडीशन में हाइपरटेंशन इंड्यूस किडनी फेलियर है। तो वहां पे डिसलिपिडीमिया जब तक ये नहीं होता है, क्लियर नहीं होता है आपका वो स्टेज, जब तक अपाचित मेद पे या श्रोतावरोधक जो भी ये संप्राप्ति घटित होने के बाद में बाकी स्रोतों को अवरोध करके, जो तब तक आपको रिजल्ट मिल ही नहीं सकता। जैसे मेंटेनेंस डोज पे रख दिया जाता है वैसे ही एलोपैथ का ट्रीटमेंट चलता है, लेकिन आयुर्वेद में आपको कुछ दिनों के बाद में, संप्राप्ति भंग होने के बाद में, व्याधि मुक्ति होने के बाद में, पंचकर्मा के बाद में, शुद्धि के बाद में अपुनर्भव चिकित्सा भी दे सकते हैं।
जो भी उनका हेतु है वो बंद कर सकते हैं। और दूसरे आपने इतने अच्छे अच्छे योग बताए हैं, बिकॉज लास्ट 25 ईयर्स में कार्डियक डिसीज और हार्ट ब्लॉकेजेस पे, पर्टिकुलरली हार्ट ब्लॉकेजेस पे काम कर रही हूँ। अभी लेटेस्ट मेरे पास में जो केस आई थी वो 6 हार्ट ब्लॉकेज केस, और काफी सारी कंडीशन। जब एलोपैथ टेबल के ऊपर गारंटी नहीं देता है तब भी साइन अप करके लोग एंजियोप्लास्टी और बाईपास करते हैं। तो उसकी बजाय व्हेन यू स्टार्ट विद दिस फर्स्ट स्टेज ओनली, कि जहाँ पे आपको एलडीएच लेवल, वीएलडीएल लेवल, आपको डिस्लिपिड में दिख रहा है, और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ ब्लड सिस्टम में दिखता है, आपको काफी बार ये सारी चीजें बाकी के सिस्टम में भी दिखते हैं। आपको फैटी लिवर दिखता है, आपको लिवर सिरोटिक चेंजेस के पहले आपको दिखता है कि वहां पे बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। आपको किडनी फेलियर में दिखता है कि वहां पे 800 एंड 600 लेवल्स होती है कोलेस्ट्रॉल की और ट्राइग्लिसराइड लेवल की। एंड इनटू माय दिस 25-26 इयर्स प्रैक्टिस सर, मैंने 2 साल 3 साल नहीं 10 साल अथेरोस्क्लेरोसिस और ये सारी चीज का लिया, लिपिड्स के ऊपर एलोपैथिक टैबलेट लेने के बावजूद भी उनका कोलेस्ट्रॉल कभी भी कंट्रोल नहीं होते देखा है। जो कि आप आयुर्वेद के साथ में विद इन 6 मंथ्स एंड विद इन 3 मंथ्स यू गेट अ रिजल्ट, अगर पेशेंट सुनता है, अच्छी तरह से उसका शोधन होता है और अच्छी तरह से दीपन पाचन करके आप लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अच्छा देते हैं। थैंक यू फॉर योर टॉपिक सर, दिस अ वेरी जी। मतलब और एक तो स्पेशल, एक रिक्वेस्ट करूंगी सर, आप ये पूरा सेशन लीजिएगा, लेकिन कोविड एंड कोविड पोस्ट कोविड कार्डियक डिसऑर्डर्स या उसका रेपरकेशन जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पे आया और जिसकी वजह से हार्ट अटैक का बहुत ज्यादा ये हो रहा, बिकॉज आपने वीसीकेडी में देखा होगा 27 इयर्स के डॉक्टर अभी लास्ट मंथ में गुजरे विथ फर्स्ट हार्ट अटैक, जबकि उनको हाइटिस हर्निया डिटेक्टेड था। एसिडिटी का ट्रीटमेंट वो पहले दिन लेके आए थे and he went off with the heart attack, but there was a precursor कि वो सारा कोविड वगैरह का हिस्से। तो ये टॉपिक जरूर लीजिएगा, काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सर। और न ये टॉपिक पे बात ही नहीं होती है, मतलब आयुर्वेद वाले जो बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं वो लोग ट्रीटमेंट करते हैं लेकिन वो डिस्कस नहीं करते हैं, वो इस पे और अच्छे से विस्तार से नहीं बताते। अपने जो लोग जैसे हम लोग क्लिनिक में जाते थे तो हमें ये सब बारे में कॉलेजेस में नहीं सिखाया गया, ना क्लिनिक में सिखाया गया, लेकिन ये जरूरी है। हर वैद्य को मालूम होना चाहिए, समय बदल रहा है, लाइफस्टाइल बदल रहा है। आज के जमाने में लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, और आयुर्वेद वाले को ये चीज नहीं मालूम, डिस्लिपिडीमिया। अभी मैं जो भी चीज बताऊंगा मैं अपने शास्त्र से बाहर नहीं बताऊंगा, शास्त्र को पकड़ के ही सारा ट्रीटमेंट और बेसिक चीज वही पकड़ के बताऊंगा, लेकिन शब्द मेरे ये है डिस्लिपिडीमिया। असली में ये मेद धात्वग्नि का विकृति है, जाठराग्नि का दुष्टि है, धात्वग्नि मंद है, और यकृत दुष्टि है, और पचन क्रिया में विकृति है, आम निर्मित है। बस इसका नाम मैंने डिस्लिपिडीमिया ऐसे बोल रहे हैं। तो इसमें डिस्लिपिडीमिया में हमें सबसे पहले आहार पे नियंत्रण करना महत्वपूर्ण चिकित्सा होती है। ऐसा आहार और औषधि हमें लेना चाहिए जो कफहर हो और मेदोग्न हो, मतलब मेद को नष्ट करने वाली ऐसी चिकित्सा और ऐसा आहार विहार हमारे पास होना चाहिए। साथ में हम जब भी चिकित्सा करें तो वायु का प्रकोप ना हो, इसको भी ध्यान देना है। तो हमें जो भी आहार द्रव्य लेना है वो पचने में गुरु ना हो, पचने में वो हल्के हो, मतलब अग्नि को देख के ऐसा आहार लेना है। और ट्रीटमेंट करना है तो दीपन पाचन से ही शुरू करना है। हमारा दवाई दीपन और पाचन, जो दीपनीय गण है, पाचन के बहुत सारे द्रव्य हैं, उससे ही शुरू होना चाहिए। आहार में जब डिस्लिपिडीमिया के पेशेंट आ रहे हैं और मोटापा है या कृश व्यक्ति है, लेकिन आहार द्रव्य थोड़ा रुक्ष और कठिन होना चाहिए, जैसे कि जौ लेने से, कुल्थी लेने से, या फिर तिड़ धान्य जैसे तिड़ धान्य, बाजरे का रोटी सबसे अच्छा है। कोदो और नाचनी, नाचनी को हिंदी में क्या बोलते हैं माधुरी मैम, नाचनी को क्या बोलते हैं हिंदी में? ये मराठी नाम है। तो नाचनी का जो सत्व होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। आप लोग बताइए हिंदी में क्या बोलते हैं नाचनी को? नाचनी सत्व जो खाते हैं उसका खाने में सर यूज शायद करते हैं। उसको रागी बोलते हैं। हाँ बराबर, मुझे याद नहीं आ रहा था। तो ये रागी, ये सब जो है ना रुक्ष और कठिन ऐसी चीजें जो रहती है वो कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छी रहती हैं। शहद, अगर डायबिटीज नहीं है तो शहद बहुत ही अच्छा द्रव्य है। शहद गुरु है लेकिन ये अग्निवर्धन नहीं करता है, अपतर्पण करता है, मेद धातु का शरण करता है। कंडीशन के हिसाब से हमें शहद को प्रयोग करना चाहिए। और इसमें कटु और तिक्त द्रव्यों का सेवन कराना बहुत ही अच्छा रहता है। कटु और तिक्त द्रव्यों से सिद्ध जलपान देना चाहिए डिस्लिपिडीमिया में। पानी पीने के लिए गर्म होना चाहिए, गर्म पानी से भी लेखन होता है ऐसा बताया गया है। और दूसरा क्या है कि या फिर शीत जल,
रात को गर्म किया हुआ बॉईल किया हुआ पानी वो सुबह हम लोग ले, ऐसा भी ले सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक महीने में 1-2 किलो वजन भी कम होता है और ये डिसलिपिडीमिया है वो भी कम होता है। आप दवाई दीजिए लेकिन साथ में ऐसा आहार और विहार में चेंज करना पड़ता है। और इससे अगर गर्म पानी दे रहे हैं या शीत शीत जल दे रहे हैं, रात को बॉईल किया हुआ ठंडा किया हुआ दे रहे हैं या तांबे के पात्र में दिया हुआ दे रहे हैं, तो दुर्बलता नहीं महसूस होती है और अच्छे से मेद जो है उसका शरण होते जाता है। दूसरा क्या है कि इसमें हमें मेद धातु का लेखन करने वाले द्रव्य ऐसा देना चाहिए, तो उससे उत्साह भी बढ़ेगा, स्त्रोतरोध भी दूर होगा। तो जो लोग बहुत ज्यादा सुखी रह रहे हैं और उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, डिसलिपिडीमिया हो रहा है, एलडीएल बढ़ रहा है, तो उनको थोड़ा चिंता करना भी जरूरी होता है। और इसमें औषधि द्रव्य जो है उसमें पत्ता पत्ते को बहुत ज्यादा महत्व देना चाहिए हमें। मतलब उनकी दिनचर्या को अच्छा करना चाहिए, रात्रिचर्या, दीवा स्वप्न नहीं करना है, बिना भूख लगे नहीं खाना है, वेगों का अवरोध नहीं करना है, मल त्याग अच्छे से होना चाहिए, ये सारी चीजों पे ध्यान देना है। औषधि चिकित्सा में हमें रुक्ष और उष्ण द्रव्य इस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और वत्सकादि गण जो बताया है, मैं जो भी बता रहा हूँ ना, ये मेरे आदरणीय गुरुजी वैद्य समीर जमदग्नि सर के नोट्स हैं डिसलिपिडीमिया में, तो उनसे मैं बता रहा हूँ। ये मेरा अनुभव नहीं है, मेरा तो है अनुभव, लेकिन ये हमारे सर ने सब डिस्कवर करके बताया। तो वत्सकादि गण जो हमारे वाग्भट संहिता में 15वां चैप्टर सूत्र स्थान में बताया, वो द्रव्यों की सहायता से हम लोग निरूबस्ती दे सकते हैं, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। मृदु अनुलोमन करना से डिसलिपिडीमिया में फायदा होता है। अनुलोमन के लिए रुक्षण, लेखन और मृदु विरेचक, ऐसा गोमूत्र अगर दे दिया जाए, गोमूत्र के सेवन से डिसलिपिडीमिया ठीक होता है। और गोमूत्र हरितकी का प्रयोग करने से डिसलिपिडीमिया ठीक होता है। शिलाजतु और कुंभा, इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। शिलाजित अगर ले रहे हैं 1 से 2 ग्राम गर्म पानी के साथ तो बहुत अच्छा फायदा होता है। लेकिन शिलाजित अकेले अगर लेंगे बिना गर्म पानी के साथ तो उससे इंफ्लेमेशन भी हो सकता है, इसलिए गर्म पानी लेना बहुत जरूरी है। या अन्य कल्पों के साथ लें, जैसे चंद्र प्रभावटी, ये लॉन्ग टर्म में यूज कर सकते हैं। केवल शिलाजित लेंगे तो उससे नुकसान होता है, वो उसका साइड इफेक्ट होता है शिलाजित का, उस पर मैं एक दिन अच्छे से लेक्चर लूंगा। और दूसरा है कि कुंभा जतु या कुंभा फल और शिला जत्तू का कल्प, ये मिक्स करके लें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। गुग्गुल जो है हमारे आयुर्वेद का वरदान है, भगवान ने वरदान दिया है गुग्गुल जो हम लोग यूज करते हैं। तो गुग्गुल आप कोई भी फॉर्म में लीजिए, जैसे कैशोर गुग्गुल, अमृता गुग्गुल, त्रिफला गुग्गुल, पंचतिक्त घृत गुग्गुल। तो गुग्गुल अगर शुद्ध गुग्गुल को ऐसे भी लें या मेडिसिन रूप में लें तो ये लेखन गुण करता है। तो ये रुक्ष है, वातग्न है, कफ मेधर है, इसलिए डिसलिपिडीमिया में बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। और त्रिफला, त्रिकटु और गुग्गुल, ये त्रिफला गुग्गुल में रहते हैं। तो डिसलिपिडीमिया में त्रिफला गुग्गुल, जिसमें त्रिकटु, त्रिफला और गुग्गुल डाले, ये लेने से बहुत अच्छा फायदा होता है। ये अच्छे से लेखन करता है, स्त्रोतरोध नाशक है, तो ये सबसे बेस्ट दवाई बताया गया है। उसी तरह से इसमें धातुओं में शिथिलता भी आ रही है, दौर्बल्यता भी आ रही है, तो लौह भस्म का भी प्रयोग करें या लौह के कल्प यूज करें तो उससे फायदा होता है, क्योंकि ये कषाय रस का और उत्तम कफ मेधर रहता है लौह भस्म, और धातु शिथिलता को कम करता है। तो पुनर्नवा मंडूर अगर इसका प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। नवायस लौह का प्रयोग करें तो फायदा होता है, मंडूर भस्म का प्रयोग करें तो फायदा होता है। स्वतंत्र रूप से भी लौह भस्म का प्रयोग करें, बस उसमें कॉन्स्टिपेशन ना हो, इसलिए त्रिफला के साथ या हरितकी के साथ लौह भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से लौह, ताम्र, शिला जतु और गुग्गुल वाला आरोग्यवर्धिनी वटी डिसलिपिडीमिया में सबसे बेस्ट है, एक्सीलेंट दवाई है, ये बल्य भी है और ये धातु शिथिलता को दूर करता है, सार किट्ट विभजन को अच्छा करता है, धात्वग्नि को अच्छा करता है, ग्रहणी कला को अच्छा करता है, पाचन क्रिया को अच्छा करता है, यकृत को शोधन करता है, यकृत के कार्य को अच्छा करता है, यकृत से कोलेस्ट्रॉल जितना निकलना चाहिए उसको बैलेंस करता है, पूरा मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है, इसलिए आरोग्यवर्धिनी वटी का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से हमें रुक्ष उद्वर्तन का भी प्रयोग करें, अगर जो लोग पेशेंट मानते हैं तो हरितकी, शिरीष, लोद्र, नागकेशर, इसका सूक्ष्म चूर्ण लेके हम अगर उद्वर्तन करें तो उससे पसीना अच्छा आता है, मेटाबॉलिज्म सब अच्छा होता है। तो ये भी, और जो स्वेद है वो मेद का मल है, ऐसा बताया जाता है। ये सब चिकित्सा बताया गया है। अभी आप लोग भी कुछ बताइए, इस चीज में आप लोगों का भी बहुत अच्छा अनुभव होगा। अरविंद सर आप कुछ बोलिए प्लीज। हाँ सर, आपका ये बात को लेके चल रहा हूँ मैं सर। इसमें बोला गया व्यायाम 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 रुच उद्वर्तन जी और चिंतनानी स्थल स्थल को छुड़ाने के लिए क्रमशः बढ़ाना चाहिए।
मतलब व्यायाम भी बढ़ाना चाहिए। व्यायाम मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी, रूप शुद्ध बर्तन जैसे आपने बोला हरितकी का चूर्ण और ये सब का, या त्रिफला का चूर्ण का, और चिंतनानी। अगर आप चिंता करना शुरू कर देंगे तो अपने आप ही कफ की क्षय होना शुरू हो जाता है। और रात्रि जागरण, कहते हैं लोग कि रात्रि जागरण से बात बढ़ता है, लेकिन कफ व्याधियों में शास्त्रों में लिखा हुआ है कि रात्रि जागरण करने से कफ का क्षय होता है। इसके अलावा सर एक लहसुनादि रसोनादि कषाय, लहसुन अरंडादि कषाय, धनंजनादि कषाय, और सबसे पहले हमको यहाँ पे ये क्या कहते हैं, एक दो कल और बता रहा हूँ, गुड़ पिपली, गुड़ पिपली का बहुत बढ़िया कंडीशन रहता है, बंटी एसिडिटी, या लहसुन सुरस अर्जुना के साथ में पीने से बहुत वंडरफुल रिजल्ट आता है। एक मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ये यहाँ पे हम अनुता में बोल रही थी, आपने ये सब बोला कि रस ऑनवर्ड्स विकृति जब होती है तो हमको अमाशय लेवल पे शुरू कर देना चाहिए काम। अमाशय से ही कफ का, क्योंकि अमाशय ही कफ का स्थान है, तो अमाशय लेवल पे ही हमें जो है, चाहे वो पंच 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 पंचानन रस करके कौन सा आता है, और षडधरण चूर्ण, षडधरण चूर्ण है, पंचारिष्ट है, पंचा सब करके कुछ आता है सर, वो भूल गया मैं। और फिर आगे जाके पक्वाशय लेवल पे षडधरण, तो मतलब हमको पाचन भी करना है, शोधन भी करना है। लौहकल्प कफ व्याधियों में बोला गया है, गौमूत्र हल्की या गौमूत्र बोला गया है। इसके अलावा सर ये गुड़ पिपली का कम्बिनेशन, जो वर्धमान पिपली रसायन बोला गया है, दसमूला रिस्ट बोला गया है। इसके अलावा सर धन्वंतरन तेल वातानुरोमन के लिए, गंधर्व हस्तादि कषाय, और त्रिकटु अग्नि प्रदीप करना है, हिंगू बचाती चूर्ण अग्नि प्रदीप करना है। और इस तरीके से जो है ये केवल केवल कफ में पे चिकित्सा करते हुए बात बढ़े ना, हाँ ये तो ध्यान रखना ही है। तो ये इस पे बहुत सारे कल्प निकल के आते हैं जो पेशेंट को एलोपैथिक से आरोग्यवर्धनी की, जैसे बोला गया, अखिलेश सर ने बोला, अनुतम मैम ने बोला, लेकिन आरोग्यवर्धनी कितनी मात्रा में, लोग 2-2 टैबलेट पे रखे रहते हैं, 2-2 टैबलेट नहीं, तो उसमें जो शास्त्रों में लिखी हुई है उसका एक प्रमाण है सर आरोग्यवर्धनी का, उसमें 6 से 8 टैबलेट निकल के आती हैं एक डोज में। उसका आधा कुछ करके बोला गया, मैं मेरे को याद नहीं आ रहा, मैंने लिखा है कहीं, वो बताऊंगा सर। वो डोज जो है त्रिफला गुग्गुल, त्रिकटु गुग्गुल, त्रिकटु आपका व्योषादि गुग्गुल, नवाग गुग्गुल, आपका ये, रोशनादी लॉ है, मतलब आपका रोशनादी नंबर ऑफ चंद्रप्रभा। जो हाँ, मेडिसिन है जो एकदम से याद नहीं आ रही सर। ओके लेकिन सर। बहुत बढ़िया बोल रहे हैं सर। आपके बारे में फेसबुक पे डॉक्टर विकास सज्जल जी बोल रहे हैं कि डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर इज विकिपीडिया ऑफ आयुर्वेदा, ही इज हैविंग सो मच एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। देखिए आपका तारीफ किया जा रहा है फेसबुक थैंक पे। यू सर, मेरा थैंक यू बोल दीजिएगा उनको सर। विकास जी थैंक यू। आपका सुन रहे हैं फेसबुक पे विकास जी, वो शायद आपको पर्सनली भी जानते हैं। ठीक है, बहुत मतलब मजा आ गया ये टॉपिक टॉपिक पे चर्चा हो रही है तो, है ना। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। मनीषा मैम, आपके पास हाई कोलेस्ट्रॉल, ये एलडीएल बढ़े हुए पेशेंट आते हैं, आप क्या देते हैं मैम? मनीषा मैम बोलिए प्लीज। शशि तिवारी मैम कुछ बोलिए प्लीज। जी सर, बहुत अच्छा टॉपिक रहा और सर ने भी बहुत अच्छे से रियली रियली एक्सप्लेन करते हैं, सक्सेना सर, अनुरिता मैम। और ये इसमें ये ट्राइग्लिसराइड बहुत मुश्किल से ही जाता है पेशेंटों को, ये ज़्यादा कठिन हो जाता है। पेशेंट यदि अच्छे से पालन ना करें खान पान का, और स्ट्रेस भी तो लेते हैं सर, स्ट्रेस से भी एसिडिटी होती है, एसिडिटी होने से भी इसमें और कॉज मैम बढ़ते हैं। आपने ऐसा पाया है क्या कि स्टैटिन का जो दवाई लेते हैं उससे शुक्र क्षय होता है, या फिर उससे इम्पोटेंसी आती है अगर ज्यादा दिन ले लिया गया, जो हाँ भी सर, लॉस एलोपैथी ऑफ में लिबिडो दवाई? जाता है उसमें, हाँ लॉस ऑफ सर लिबिडो होता है उसमें। हाँ। जी सर, जी सर, इसमें जो अभी आप बताएं सर बहुत अच्छे से, डायबिटीज में और इसमें थायराइड वालों को भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, डायबिटीज वालों को भी आती है, किडनी वालों को भी ये सारे आते हैं इसमें। तो ये जैसे सर ने बताया, लहसुन आदि बटी से हम लोग तो स्टार्ट करते हैं, लहसुन आदि कषाय बहुत कम ही मिलता है लोगों को, और अर्जुनाभ्र रस के साथ चलाते हैं इसको, अर्जुन का क्षीर पाक चलाते हैं।
साथ में उनका विरेचन करा करके, शोधन करके, और स्नेहन स्वेदन बहुत अच्छा इसमें कार्य करता है। जो उसका वातज है, वातज पित्तज है या वातज कफज है, उसके अकॉर्डिंग स्नेहन स्वेदन और विरेचन, और इसमें नीरू बस्ती बहुत अच्छा कार्य करता है। नीरू बस्ती में मैं अर्जुन को भी और चलाती हूँ उसमें, और थोड़ा गौमूत्र को भी डालती हूँ। तो ये इसमें हमको रिजल्ट आता है सर। जी। साथ और क्या है ना, में एलोपैथी चलाएंगे तो उसमें कम होगा लेकिन फिर बढ़ जाएगा, क्योंकि उन्होंने धात्वग्नि लेवल पे काम ही नहीं किया, यकृत को काम ही नहीं किया। वो पेशेंट तो कभी ठीक ही नहीं होते, बार बार आते हैं, बार बार आते हैं। जी सर, ये आरोग्यवर्धिनी तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम सर ने आज बहुत अच्छी चीज को बताया कि आरोग्यवर्धिनी की मात्रा हम लोग 2-2 टैबलेट ही चलाते हैं, और कई पेशेंट तो एक टैबलेट में भी शिकायत करते हैं कि हमें हीट होता है, जबकि तो दूध देना चाहिए, दूध। हाँ सर, इसको तो फिर वो दूध से ही देने लगे जैसे आप बताए थे, तो दूध से फिर चलाते हैं। इसमें गुगुलू पंचफल भी बहुत अच्छा काम करता है, और गूगल कल्प तो बहुत अच्छा काम करता है। यदि त्रिफला गुगुल आरोग्यवर्धिनी अर्जुन क्षीरपाक के साथ यदि चलाएं या पार्थारिस्टम के साथ चलाएं, तो नेचुरली सर ट्राइग्लिसराइड बहुत जल्दी जल्दी मिलता है रिजल्ट हमको। जी, जी सर। बहुत बढ़िया बताया आपने। और लोगों को बुलाते हैं, कोई इस टॉपिक पे बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, कोई भी बोलना चाहे बोल सकते हैं, आपका ही प्लेटफॉर्म है। डॉक्टर हरीश बत्रा जी, प्रशांत भट्ट जी, शशि मैम, कोई बोलना चाहे हाँ जी दिनचर्या सर, प्रणाम ऋतुचर्या से। सर। जी बताइए। जैसे मतलब पहले होता था कि कोलेस्ट्रॉल उन लोग का बढ़ेगा कि जो लोग भी एनिमल प्रोटीन लेते हैं, जो पहले का था काफी, मतलब एलोपैथी वाले डॉक्टर्स बोलते थे कि अगर आप ले रहे हो एनिमल प्रोडक्ट जो भी है तो उस वजह से बढ़ता है। बट मैंने बहुत सारे वेजिटेरियन लोगों को देखा है जिनका बढ़ता है। हाँ, कह सकते हैं भाई चलो दूध वगैरह लेते हैं, लेकिन अगर आप सही से समझो तो मतलब आयुर्वेद समझने के बाद समझ में भी आता है कि जिन लोग की भी अग्नि मंद होती है उनको ये प्रॉब्लम होती है, या जिनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा होती है। जैसे एमएनसी में काम करने वाले बंदे जो होते हैं, लगातार 9-9 10-10 घंटे बैठकर काम करते हैं, तो उनके साथ इस तरह की प्रॉब्लम आती है। या कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा होता है, या जिनका वेट ज्यादा होता है। जैसे आपने बोला कि मेदोहर गुगलूल देना, नव गुगलूल देना है, या सिंपल सी बात है दीपन पाचन लोमन करना, तो आरोग्यवर्धिनी तो बढ़िया काम करती है, और भी दवाएं हैं। बट हेतु कई बार बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। जो मुझे अधिकतर मिले हैं, वो स्ट्रेस वाला हेतु मिला है, या सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले हेतु मिले हैं। कुछ लोग हैं बिल्कुल काम नहीं करना चाहते हैं, तो उन लोग के साथ में इस तरह की प्रॉब्लम होती है। और और ना सबसे मेन मैम, खाना खा के सो जाना। खाना हाँ खाए और मधुर अवस्था पाक हुआ, एकदम सो गए, वो उन लोगों को हाँ कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है हमेशा, देखिए। हाँ हाँ, मेरे पास है, तो मतलब मैं उन्हीं लोग के बेसिस पर बता रही हूँ। उस बंदे का वेट काफी ज्यादा है, मैंने वेट लॉस करा दिया था एक बार, फिर से उन्होंने बहुत ज्यादा वेट गेन किया है। तो जो लोग भी जिनका वेट बहुत ज्यादा होता है, जिनकी आदत होती है, कुछ लोग जैसे ऐसे भी होते हैं, अभी लॉकडाउन के बाद से कंडीशन है कि लोगों के वर्क फ्रॉम होम चल रहे हैं, तो दिन में भी दबा कर वो 2-3 घंटे सो जाते हैं, जो रात में सोते हैं सो सोते ही हैं। तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल सबसे बड़ी वजह है इसकी। और सर कई बार देखा है, और पेशेंट भी आते हैं, जैसे जो भी डायबिटीज वगैरह की दवाएं खा रहे हैं, या जो थायराइड की दवाएं खा रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में उनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब उनका ये चीजें डिस्टर्ब रहती है। या जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो तो उनकी वाइसी वर्सा इस तरह की प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। या जो रिमेटेड अर्थराइटिस की मेडिसिन लेते रहते हैं एलोपैथी में, उनके साथ भी इस तरह की होती है। तो मेरे कई सारे पेशेंट जब आते हैं तो मैं जरूर पूछती हूँ। या जो लोग डिप्रेशन वाली दवाएं लेते हैं सर, उनके साथ भी कोलेस्ट्रॉल वाली प्रॉब्लम फंसती है। तो ऐसे कई सारे मरीज होते हैं, तो आप उनसे हमेशा मतलब जो भी है वो जरूर पूछो कि भाई क्या क्या दवा खा रहे हो और कितने दिन से खा रहे हो। मतलब जो लोग जी। सालों से खा रहे होते हैं, 10-10 15 साल से, तो उनके साथ भी इस तरीके से प्रॉब्लम आती है। और आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम सोचे तो हमारा बहुत सिंपल सा है कि अग्नि अगर जिसकी भी मंद है तो उसको प्रॉब्लम आएगी ही। तो मेन वही है, दीपन पाचन लोमन ट्रीटमेंट करना, उससे बढ़िया रिजल्ट आ जाता है। जी सर, और तो सर आपने बताई, और सबने पैनल पर और बहुत बढ़िया न्यूज मैं बता दी। सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी ये पूछे कि कोलेस्ट्रॉल की आयुर्वेद की दवाई क्या है, ऐसे कोई दवाई नहीं है। हम अग्नि, दोष दूष्य प्रकृति, अग्नि, रहन सहन, दिनचर्या ऋतुचर्या सब देखते हैं, और उसके बाद स्त्रोतोरोध कैसा है उसको देख के, उसका आहार विहार कैसा है, कफकर मितकर आहार है, तो फिर हम वो चेंज करते हैं। तब हम पूरा सब होलिस्टिक अप्रोच करके तब हम पेशेंट को परमानेंट ठीक करते हैं, भले हमें शोधन देना पड़े या शमन देना पड़े।
तो कोई ऐसा गोली नहीं है स्टैटिन के अल्टरनेट में ये दवाई दे दो, ऐसा कोई दवाई नहीं है। अगर आप देना चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं कि चंद्रप्रभा दे दिया, आरोग्यवर्धिनी दे दिया, लेकिन परमानेंट ठीक नहीं होगा वो पेशेंट। ठीक होने के लिए पूरा आहार और विहार विहार पे भी ज्यादा जोर देना चाहिए। जी सर। हाँ, थैंक यू। सर प्रशांत अभी एक बात, बोलिए। एक केस बतानी थी सर, जस्ट हाँ, लास्ट 2 years से वी हैव राउंड अबाउट 7 डेथ्स इनटू माय फैमिलीज। अभी लेटेस्ट जो मेरी फैमिली में डेथ हुई, देर आर ऑल नियर वंस, दूर दूर के नहीं, मेरे कजिन सिस्टर की सासू माँ, वेट सिर्फ 48 था। एंड अभी मैडम ने अभी अर्थराइटिस बोला ना, उनकी फैमिली में 8 डॉक्टर्स है सर, 100 बेडेड हॉस्पिटल, रूबी से पास आउट, सचेती के HOD वगैरह। आपका आवाज नहीं आ रहा मैम, अनुरिता मैम। शायद सर मैम सही बात छोड़े तो कोई। हाँ जी। एक बार थोड़ा नेटवर्क एरिया में बोल के बात करिए ना मैम, आवाज चला गया। अच्छा अच्छा। थोड़ा सा तो नेटवर्क एरिया में। उनका हिस्ट्री हाँ हाँ 60 to 8 सर, सिर्फ वेट बिल्कुल नहीं, 48 ही वेट, कोई चर्बी वाला खाना नहीं। माल घालतात ना आपल्या इकडे, मतलब जो मालाएं पहनते हैं, तो हमारे यहाँ पे वो नॉनवेज नहीं खाते, तो नॉनवेज ईटर भी नहीं थी। ये मैं इसलिए क्लासिकल केस बता रही हूँ बिकॉज वी लॉस्ट हर विद इन 15 minutes। उनको एपिलेप्टिक अटैक जैसे आया, आई थिंक इट वॉज कार्डियक अरेस्ट ओनली, और सुबह के 8:30 के समय में आया, सुबह का समय में, जब वो ब्रश वगैरह करके ब्रेकफास्ट करने बैठे और सामने एकदम सामने अटैक आके नीचे लेटी, और घर वाले सारे मेडिकोस थे, तो उनको लगा भाई मिर्गी का झटका वगैरह, 15 मिनट रेस्ट कर लेंगे, फिर आगे के इन्वेस्टिगेशन वगैरह करेंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे। शी वॉज डिक्लेयर्ड डेड ड्यूरिंग ट्रैवलिंग ओनली। रूबी में उनको लिया भी नहीं, जबकि उनके बेटे रूबी से पास आउट थे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने फिर गाड़ी में आके ECG किया, और ECG करने के बाद में डेड डिक्लेयर हुआ। बट विद फर्स्ट अटैक, नो एनी प्रिकर्सर हिस्ट्री, नो BP हिस्ट्री, नो डायबिटीज हिस्ट्री, सिर्फ ये क्या बोलते हैं, अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट उनका लॉन्ग टर्म चलता था। अभी जस्ट 10वां उनका पिछले गुरुवार को हुआ है, और उसके 1 महीना पहले जो, वो तो बुजुर्ग वगैरह जो थे या बाकी का, बट दिस वाज अ वेरी केस। तो ये डिसलिपिडीमिया, ये मैडम 5 मिनट है। डिसलिपिडीमिया जो है, ये केस को हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। मतलब हर चीज का प्रिकर्सर सिर्फ वो फैट है या क्या नहीं, आपने डिटेल में हेतु लेनी चाहिए कि वो खाना खा के, जैसे आपने बताया, बहुत क्लासिकल सिम्टम रहता है कि खाते ही सो जाते हैं, या रात के 9-10 के बाद में खाना खाते हैं। अभी मेरे पास में KVN की जो केस आई है, 32 एज है, लेकिन वो भोरी करके एक कोई समाज होता है, रात के 2 बजे, रात के 1 बजे, 12 बजे उनका खाना बहुत कॉमन है कि वो इतनी रात को नॉनवेज खाते हैं। तो ये सारे हेतु निकालना बहुत जरूरी होता है। एक ट्रेडिशनल जो पहले वाला क्लासिकल ये रहता था कि नहीं, सिर्फ बैठा व्यवसाय है या सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या वेट है, वहीं पे हार्ट अटैक आता है, ऐसा नहीं। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, यू हैव टू सॉर्ट इट आउट। सही बताया आपने मैम। थैंक यू सर। हाँ, प्रशांत भट्ट जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपके पास आज से पेशेंट आते ही होंगे, आपने किस तरह से सोचा है अभी तक? प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए सर। सर बहुत अच्छा टॉपिक है आज का। और क्योंकि कभी भी पेशेंट जब हार्ट ब्लॉकेज में जाता है या फेलियर में जाता है, तो इसका जो मतलब टर्निंग पॉइंट जो रहता है, उसकी उत्पत्ति जो होती है वो डिसएपिलेमिया से ही होती है। तो हमें यहाँ पे काम करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि यही पेशेंट आगे जाके हार्ट अटैक में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पे जैसा आपने बताया कि यहाँ पे जो मेद धातु की दृष्टि है, यहाँ पे आम की दिनमति है, तो हमें उस पे ही काम मेन करना पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज है कि आपके हेतु सेवन, जैसे भी बात हुई, कि सबसे पहले तो जो आज की जीवन शैली है लोगों की, कि वो काम करते नहीं है, मॉर्निंग वॉक करते नहीं है, योगा करते नहीं है, यंग लोगों में स्मोकिंग बहुत कॉमन है, उनको ड्रग्स लेते हैं, आपका अल्कोहल सेवन बहुत ज्यादा है, तो ये सब कारण होते हैं। उसके बाद जो लाइफ का स्ट्रेस है कि भाई अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, हम पढ़ तो ज्यादा गए पर उतनी कमाई नहीं हो रही है, तो ये सारे फैक्टर इसमें रहते हैं। तो इनको बारीकी से देख के आप हेतु निकालें कि भाई इस पर्टिकुलर मतलब पेशेंट में क्या हेतु आ रहा है, कि ये बहुत ज्यादा मीठा खाता है, या ऑयली स्पाइस ज्यादा खाता है, या नमक का सेवन ज्यादा करता है। उनको देख के प्रॉपर आप उनका हेतु निकाल के फिर दवाइयाँ दें। और दवाइयों में जो आपने जैसे बताया कि आरोग्यवर्धिनी बट्टी
वो आपका या मेदोपाचक है या आपका रस पाचक है, ये दवाइयाँ तो देनी देनी है। यहाँ पे जो मेरा अनुभव है, मैंने यहाँ पे योगराज गुग्गुल का बहुत अच्छा रोल देखा है कि योगराज गुग्गुल को आरोग्य वर्धनी बट्टी के साथ यदि हम देते हैं और अर्जुनारिष्ट हम देते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। और यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें दीपन पाचन चिकित्सा के साथ में हृदय को नहीं भूलना है। यहाँ पे हृदय के लिए भी आप कुछ सपोर्टिव मेडिसिन जैसे प्रभाकर बटी है या हृदय आवरण रस है या सिद्ध मकर ध्वज है, ऐसी दवाइयाँ यदि हम देते हैं तो इससे और हमारे जो डिसएप्लिडीमिया का जो रिजल्ट है वो और फास्ट आता है। जी सर। सर आप एक बार मकर ध्वज बोलिए। मकर ध्वज। देखिए आप ना मकर ध्वज ऐसे बोल रहे हैं, क को थोड़ा जोर लगाइए, मकर ध्वज। मकर ध्वज। हाँ वो बोलते बोलते ऐसे जी सर। मेरा ध्यान एक एक चीज में जाता है। तो देखिए ये मैं एक हेतु पे बस बात करूंगा, हेतु पे। एक मेरे पास एक फोन आया कि कोई डॉक्टर की बेटी है, उनको वो इंजीनियरिंग कर रही है, बाहर रहती है, हॉस्टल में रहती है। तो ना वो क्या करती हैं कि टॉन्सिलाइटिस हो गया था तो डॉक्टर ने टॉन्सिलेक्टोमी किया। उसके बाद भी उनको रिकरेंट वहां पे एडोनेट ग्लैंड का इन्फेक्शन हो रहा है और बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है। तो डॉक्टर साहब ने बहुत ट्रीटमेंट किया, वो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, लेकिन वो क्योर नहीं हो रही है। फिर मैंने कहा मैं केस टेकिंग करूंगा। केस टेकिंग करने से हेतु क्या निकला कि वो बच्ची हैं, वो पढ़ाई करती हैं, तो उनके रात को क्लासेस होते हैं, पढ़ाई होता है, तो रात को 1-2 बजे सोती हैं और सुबह 7:30, 8, 9, 10 बजे उठती हैं। दूसरा, सुबह जब उठती हैं तो बिना भूख के खाना खाती हैं। और फिर ये जो हेतु है ये कितना इंपॉर्टेंट है, मैंने उनको बोला कि आपको सुबह उठना है, सूर्योदय के 1.5 घंटा पहले उठना है। और उनका पूरा अच्छे से समझाया कि सुबह उठने से पेट साफ होता है, टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, तो इससे इम्यूनिटी आपका डेवलप होगा, अग्नि अच्छा होगा। तब उनको समझ आया। फिर मैं उनको दवाई दूंगा। बात दवाई इंपॉर्टेंट नहीं है, बात दिनचर्या इंपॉर्टेंट है, हेतु बंद करना इंपॉर्टेंट है। वो जब करेंगे तभी वो परमानेंट ठीक होंगी, ये मुझे कहना है। हमारा जो ब्राह्मण मुहूर्ते उत्तिष्ठे स्वस्थो रक्षार्थम आयुषा, ये जो बोला है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है। सभी को ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और लेट तक सूर्योदय के बाद तो नहीं सोना चाहिए। नहीं मतलब नहीं। जी। और किसी को कुछ बोलना है इस टॉपिक पे? माधुरी मैम कुछ बोलना चाहती हैं? गंगवार सर, कोलेस्ट्रॉल वाला थ्योरी पे आपका कुछ है? आशा मैम कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो सेशन बंद करते हैं। ठीक है, अभी हम सेशन बंद करते हैं। अब हम 8:15 पे मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम सभी लोगों को, थोड़ा ब्रेक लेते हैं। थैंक यू।